हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद, आदर्शवाद एवं प्रयोजनवाद के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। इसीलिए आज हम इसे एक बार शॉर्ट में देख लेंगे ताकि हमें एग्जाम में हेल्प हो सके। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है हमारा, उसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रमुख प्रवर्तक, हमारे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद के प्रमुख प्रवर्तक जो हैं उसको हम देखेंगे। प्रकृतिवाद के प्रमुख प्रवर्तक माने गए हैं रूसो, हक्सले, स्पेंसर एवं बर्नार्ड शॉ को माना गया है। तथा आदर्शवाद में सुकरात, प्लेटो, कांट, हीगल, बर्कले, फ्रॉबेल, हर्बर्ट एवं पेस्टोलॉजी जो है हमारे वो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। एंड प्रयोजनवाद के जो है हमारे जॉन डीवी, पियर्स, जेम्स एंड किलपैट्रिक। ओके, अब हमारा सेकेंड पॉइंट जो है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख सिद्धांत या उद्देश्य। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद के जो हमारे प्रमुख सिद्धांत और उद्देश्य हैं उसको हम एक बार से देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रकृतिवाद के मुख्य पॉइंट। जो है हमारा पहला है पॉइंट, उचित सहज क्रियाओं का निर्माण। ओके, दूसरा मूल प्रवृत्तियों का शोधन। तीसरा बालक का स्वतंत्र विकास, आत्माभिव्यक्ति का विकास, प्राकृतिक सत्ता में विश्वास, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। ये जो है हमारे प्रकृतिवाद के मुख्य पॉइंट हैं। जब हमसे पूछेगा प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांत या उद्देश्य तो हम इसे लिख देंगे। ओके, अब देख लेते हैं आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत या उद्देश्य क्या क्या है। इसमें जो पहला है आत्मानुभूति का विकास। ओके, और प्रकृतिवाद में क्या था, आत्मा अभिव्यक्ति का विकास था, और इसमें है आत्मानुभूति का विकास। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट जो है हमारा माध्यमिक मूल्यों की शिक्षा। ओके, तीसरा सभ्यता व संस्कृति का विकास, आत्मा व परमात्मा के अस्तित्व पर विकास। तथा पांचवा जो है हमारा वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व, यानी कि जो हमारे आदर्शवाद में वस्तु की अपेक्षा विचारों को अधिक महत्व दिया जाता था। सभ्यता व संस्कृति पर ज्यादा बल दिया जाता था, यानी कि आध्यात्मिक जगत को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है आदर्शवाद में। तथा प्रकृतिवाद में प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ या प्रकृति की ही सत्ता माना गया है, जिसमें कहा गया है कि बालक को प्रकृति की गोद में छोड़ देना चाहिए सब कुछ सीखने के लिए, यानी कि उसे प्रकृति से सीखना चाहिए। और आदर्शवाद में जो है हमारा उसमें अध्यात्म की ओर ले जाने की बात या बालक के अंदर आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना था। ओके, तथा इसमें वस्तु की अपेक्षा विचारों को अधिक महत्व दिया गया है। ओके, और प्रकृतिवाद में क्या था कि विचारों को वस्तु के हीन माना गया था, यानी कि इसमें विचारों की महत्ता उतनी नहीं थी, इसमें वस्तु की महत्ता यानी कि प्राकृतिक सत्ता का विश्वास था। ओके गाइस, अब देख लेते हैं प्रयोजनवाद। इसमें क्या कहा गया है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। सेकेंड पॉइंट, सामाजिक कुशलता का विकास, पूर्व निश्चित आदर्शों की अवहेलना, शाश्वत मूल्यों व सत्ता को अस्वीकृत करना। ये प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांत या उद्देश्य हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। तो जब एग्जाम में पूछेगा प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद के बारे में तो आई होप आप अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, अब चलिए एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यदि हम उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करें तो यह कह सकते हैं कि जहाँ एक ओर प्रकृतिवाद बालक को महत्व देता है, वहीं दूसरी ओर आदर्शवाद आत्मा व परमात्मा व मूल्यों को महत्व देता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा था। ओके, और प्रयोजनवाद यह मानता है कि बालक भी महत्वपूर्ण है और परंतु यह मूल्य पूर्व निश्चित नहीं होते, वरन काल एवं परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब आगे हम देख लेते हैं जो हमारा मुख्य बिंदु है थर्ड, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो देख लेते हैं। देखिए, प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। प्रकृतिवाद के हिसाब से आत्म संरक्षण संबंधी क्रियाएं, सेकेंड जीविकोपार्जन के कार्य। ओके, तथा आदर्शवाद के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं
तथा कलात्मक क्रियाएं होनी चाहिए। अब देखते हैं प्रयोजनवाद में। प्रयोजनवाद के अनुसार जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम होना चाहिए तथा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। ओके, देखते हैं पाठ्यक्रम में थर्ड पॉइंट जो है हमारा प्रकृति की गोद वास्तविक पाठ्यक्रम है, ये हमारे प्रकृतिवाद का है। ओके, एवं फोर्थ पॉइंट जो है हमारा पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया है इसमें, यानी कि जैसा कि ऊपर लिखा है प्रकृति की गोद ही वास्तविक पाठ्यक्रम है, यानी कि पुस्तकीय ज्ञान का विरोध यहाँ पर है और प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ या उत्तम माना गया और माना गया है कि बालक को प्रकृति की गोद में या प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए सीखने के लिए। ओके, आत्मा अभिव्यक्ति के द्वारा। ओके, फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बल। ठीक है, अब देखते हैं आदर्शवाद का थर्ड पॉइंट जो है नैतिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं एवं सौंदर्यात्मक क्रियाएं होनी चाहिए। तथा प्रयोजनवाद में आगे है रुचि केंद्रित, उपयोगितावादी तथा समन्वयात्मक रूप। ओके, इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर है कि प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद एवं आदर्शवाद के अनुसार कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, फिर एक बार से हम इस पर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद एवं आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं पाठ्यक्रम के आधार पर यदि हम देखें तो प्रकृतिवाद संपूर्ण पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित बनाने की बात करता है। ओके, और आदर्शवाद आदर्श केंद्रित, परंतु प्रयोजनवाद यह मानता है कि पाठ्यक्रम में बालक की रुचि को ध्यान में रखना चाहिए व उसे समाज उपयोगी भी बनाना चाहिए। ये लाइन क्लियर है? इसी आधार पर प्रकृतिवाद शरीर विज्ञान, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, साहित्य आदि को महत्व देता है। आदर्शवाद धर्म, नीति शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, संगीत, कला, भाषा, साहित्य व भूगोल को तथा अर्थक्रियावाद बौद्धिक व श्रमजन्य पाठ्यक्रम की चर्चा करते हुए पाठ्यक्रम में लिखने, गिनने, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान व हस्तकार्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है। ओके गाइस, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं हम कि इनके अनुसार शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण विधियाँ। इसके अनुसार करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए, अनुभव द्वारा सीखना या खेल विधि द्वारा सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। ओके, तथा आदर्शवाद के अनुसार विधि के संबंध में कोई विचार प्रमुख नहीं, चूंकि विधि का निर्धारण उद्देश्य के आधार पर मानते हैं। ओके, इनके अनुसार प्रश्न विधि, संवाद विधि, आगमन निगमन विधि, वाद विवाद विधि तथा निर्देशन विधि जैसी शिक्षण विधियां होनी चाहिए। ओके, तथा प्रयोजनवाद के अनुसार अनुभव द्वारा सीखने पर बल, क्रिया द्वारा सीखना, प्रोजेक्ट विधि तथा प्रयोगात्मक विधि होनी चाहिए। ओके गाइस, ये समझ में आ गया? अब आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा मुख्य बिंदु है वह है अनुशासन की प्रकृतिवाद, आदर्शवाद एवं प्रयोजनवाद के अनुसार कैसा अनुशासन होना चाहिए। ओके, प्रकृतिवाद में जो है हमारा पहला प्राकृतिक दंड व्यवस्था पर विश्वास है, यानी कि प्रकृतिवाद में प्राकृतिक दंड व्यवस्था पर विश्वास था। एंड सेकेंड जो है हमारा मुक्तयात्मक अनुशासन का पक्ष तथा स्वप्रेरित अनुशासन पर बल दिया जाना चाहिए। एंड आदर्शवाद में दमनात्मक अनुशासन के स्थान पर प्रभावात्मक अनुशासन का महत्व माना गया है। ओके, तथा प्रयोजनवाद में जो हमारा बाह्य अनुशासन का विरोध है तथा सामाजिक अनुशासन पर बल दिया गया है। ओके, अब दो लाइन नोट में लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर नोट करके कि अनुशासन की दृष्टि से हम यदि देखें तो यह कह सकते हैं कि आदर्शवाद कठोर अनुशासन का पक्ष लेता है, वह प्रकृतिवाद मुक्त या उदार अनुशासन की बात करता है। ये आप नोट करके लिख सकते हैं अपने कॉपी में। ओके, तथा प्रयोजनवाद जो है हमारा यह मानता है कि बालक को न तो पूर्णतया मुक्त छोड़ना चाहिए, न ही उस पर बहुत अंकुश रखना चाहिए। ओके, ये बिंदु क्लियर है? अब चलिए आगे देख लेते हैं हम कि शिक्षक कैसे होने चाहिए प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद एवं आदर्शवाद के अनुसार। ठीक है, तो देखते हैं
सबसे पहले प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक है, यानी कि प्रकृतिवाद का मानना है कि प्रकृति जो है वही सबसे उत्तम है, यानी कि वही शिक्षक है, उसी से बालक सब कुछ सीख सकता है। यानी कि प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही सर्वोत्तम है और प्रकृति ही सर्वोत्तम शिक्षक है। ओके, अब देखते हैं आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक का शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वही बालक में आत्मानुभूति का ज्ञान करा सकता है। आदर्शवाद का ये मानना है तथा प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक को महत्वपूर्ण मानता है, परंतु उसका स्थान गौण है, वह सामाजिक वातावरण का सृजन करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इन तीनों के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय अनावश्यक है, यानी कि इसका जब मानना है कि प्रकृति सर्वोत्तम है, प्रकृति बालक के लिए सब कुछ है, तो जाहिर सी बात है कि प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय अनावश्यक ही होगा। ओके, तथा आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय परम आवश्यक है और प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय समाज हेतु आवश्यक है, इस कारण उसे समाज का लघु रूप होना चाहिए। यानी कि जॉन डीवी ने जैसा कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, जो कि यहाँ पर भी कहा गया है कि विद्यालय समाज हेतु आवश्यक है, इस कारण उसे समाज का लघु रूप होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बिंदुएं काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी तथा आपके लिए उपयोगी होंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। थैंक यू।